जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं सभी फौजी भाइयों के लिए इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जिस भी आप इंस्टीट्यूशन से आप बिलोंग करते हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से आप पर्टेन करते हैं, अगर आप रिटायरमेंट आ रहे हैं, अगर या आपकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं लग पा रही है और आप प्राइवेट सेक्टर में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप सिपाही हैं, लास्टाइक है, हवलदार है, नायक है या नायब सूबेदार है, जेसीओ है या मतलब सूबेदार है, ऑनरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरी कैप्टन है और इक्विवेलेंट रैंक्स एयरफोर्स और नेवी हैं, चाहे सार्जेंट हैं, चाहे या आप डब्ल्यू हैं, OW हैं, JW हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, तो आपको यहाँ पर या आप पेटी ऑफिसर हैं, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका प्राइवेट सेक्टर में जब आप आना चाहते हैं तो आपका रिज्यूमे किस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि रिज्यूमे और CV, एक होता है CV, रिज्यूमे और CV में क्या अंतर होता है, इसको समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कई बार हमको CV मांगा जाता है, जिसे हम कैरिकुलम बैटे बोलते हैं। तो वहां पर CV जो होता है ये 3 से लेकर 4 पेज तक होता है, यानी कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारे बारे में पूछा जा रहा है या तो उस पोस्ट के लिए पूछा गया है तो सारा डेटा CV में देना है, यानी कि विख्यात जानकारी पूरा एक्सप्लेन करके पूरी जानकारी देनी, जो कि 3 से लेकर 4 पेज तक आएगा। और वही चीज को अगर हम रिज्यूमे बोलें तो रिज्यूमे का उसका शॉर्ट वर्जन होगा, यानी कि आपको ऐसा एक सार देना है, एक रेफरेंस के तौर पर जो है उसको सारे सब चीज को आपने रिज्यूमे में तैयार करना है, यानी कि 4 पेज को आपको 1 पेज में सबमिट करना है। रिज्यूमे 1 से लेकर 2 पेज तक होता है, लेकिन आजकल रिज्यूमे चलता है केवल 1 पेज का। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। अब हमारा क्लियर कंफ्यूजन दूर हो गया, रिज्यूमे और CV में क्या डिफरेंस है। अब हम ध्यान देने वाली बात है कि रिज्यूमे में हमको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जब भी आप प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत काम करने वाले हैं तो आपने किस प्रकार रिज्यूमे को प्रिपेयर करा है, उसी से पता लगा लेगा कि कंपनी, इसी से पता लगाएगी, आपको जो HR जो आपको रिक्रूट कर रहा है वो इन्हीं चीजों से पता लगा लेगा कि आपकी कहां पर मिस्टेक है और किस प्रकार के आपकी नॉलेज है, उस रिज्यूमे से पता लग जाएगा। इन चीजों को हमको समझने की बात है। जब भी आप रिज्यूमे तैयार करते हैं आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब भी आप उसमें जो इंग्लिश को लिख रहे हैं उस इंग्लिश में अपर केस और लोअर केस का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपने स्मॉल लेटर कहां पर लगाना, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा कहां पर लगाए गए हैं, इन चीजों का आपने बारीकी से ध्यान देना है। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज डिक्शनरी में ऐड करें। जब भी आप टाइप कर रहे हैं तो उसको ऐड टू डिक्शनरी करें और डिक्शनरी में अपने स्पेलिंग को जरूर चेक करें जो आप लिख रहे हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि रिज्यूमे के अंतर्गत कभी भी अपना डिक्लेरेशन नहीं देना चाहिए। आपको कोई जरूरत देना, जो आप रिज्यूमे दे रहे हैं यानी कि आपके द्वारा ही वो दिया जा रहा है, यानी कि वो प्रूफ है, सत्य है जो आप दे रहे हैं। क्योंकि कंपनी आपसे जो है जब आपका इंटरव्यू फेस करेगी तो आपको पहचान ले लेगी कि कोई धोखाधड़ी हो रही या नहीं हो रही, आपका नॉलेज आपको समझ लेगी, यानी कि जो आपने रिज्यूमे में दे रखा है उनके सामने वही करेक्ट है जो आप दे रहे हैं, यानी कि डिक्लेरेशन देने की आपको जरूरत नहीं है। रिज्यूमे आप जब भी प्रिपेयर करते हैं, रिज्यूमे के अंतर्गत आपकी फोटो अगर मांगी गई है तो वेल एंड गुड है, नहीं मांगे तो कोई जरूरत नहीं है, जब मांगी गई तो डालें। अगर आप सब जगह कोई भी वेबसाइट में आप जितने भी वेबसाइट है उसके अंतर्गत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फोटो को पहले ही प्रिपेयर करें। फोटो राउंड शेप में भी डाल सकते हैं और फोटो को जो पासपोर्ट साइज की फोटो होती है उस प्रकार से डाल सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है या ब्लैक एंड व्हाइट या व्हाइट बैकग्राउंड भी हो सकता है। जब भी आप ड्रेस करें आपका टर्न आउट सही होना चाहिए, हाफ फोटो होनी चाहिए, यानी कि शर्ट से ऊपर को आपको लेना चाहिए, यानी कि चश्मा आपने लगाना नहीं चाहिए। और उसके बावजूद आपने देखना है कि आपने मूंछें नहीं रखनी है, सिंपल वे कंपनी में जिस प्रकार डिसिप्लिन होता है उस प्रकार से आपने इसको मैनेज करना है। और चश्मा नहीं लगाना, जैसे कि मैंने आपके लॉन्ग हेयर रखे हैं वो नहीं चलेगा कंपनी के अंतर्गत, आपको जिस प्रकार से डिसिप्लिनरी है उसी प्रकार से रखना चाहिए। और
अब दूसरी बात ये भी करते हैं कि रिज्यूमे के अंतर्गत जब भी होता है सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस लिया जाता है। जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करें। जब आप वर्क एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद आपकी स्किल मेंशन होगी। स्किल यानी कि पहले वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि फौज में अगर आप हवलदार हैं, मैं इन्फेंट्री बटालियन की बात कर रहा हूं, वैसी मैगनाइज की भी होगी और वैसी आपके सिग्नल की भी होगी। टेलीकॉम होते हैं, साइबर सिक्योरिटी में काम किया हो, ईएमई के अंतर्गत व्हीकल मैकेनिक हो, या आपके एडी के अंतर्गत ड्रोन और इत्यादि में आपने काम किया हो, एयरफोर्स के अंतर्गत अलग है। तो इन सब चीज़ों को आपने वर्क एक्सपीरियंस में इंक्लूड करना है। और उसके बाद स्किल्स का कॉलम आएगा और स्किल्स में आपकी कौन कौन सी स्किल्स है उसको मेंशन करना है। और नंबर 3 कॉलम में जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशंस आएगी। तो क्वालिफिकेशन में आपने इन चीज़ों को मेंशन करना है कि अगर आपके मिलिट्री की जो क्वालिफिकेशन, अगर आप टेक डिपार्टमेंट, टेक से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे ईएमई है, सिग्नल है, साइबर सिक्योरिटी का आपके पास डिप्लोमा है, साइबर सिक्योरिटी में अगर आपने काम करा तो सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन में साइबर सिक्योरिटी को मेंशन करें। और वैसे ही ईएमई वाले जो हैं आपका टेक्निकल एआईसीटी से अप्रूव्ड जो डिप्लोमा होता है उसको साथ में मेंशन करें सबसे पहले। और क्वालिफिकेशन जब भी आएगी हायर क्वालिफिकेशन को सबसे पहले रखें। ऐसा नहीं कि मैंने पहले मैट्रिकुलेशन रखा, फिर इंटरमीडिएट रखा, फिर मैंने ग्रेजुएशन रखा और फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन रखे। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले आपने हायर क्वालिफिकेशन को लेना है, क्योंकि जब भी आप कंपनी में जहां पर रिज्यूमे भेज रहे हैं तो आपकी नजर जो है वो हायर क्वालिफिकेशन में सबसे पहले पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैट्रिकुलेशन में पहले पढ़े। तो हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपने एमबीए कर रखा तो एमबीए सबसे पहले होना चाहिए, या आपने बीटेक कर रखा है, कि बहुत सारे फौज में आजकल लड़के बीटेक करते हैं, तो बीटेक को सबसे पहले मेंशन करेंगे। और वही चीज अगर आप डिप्लोमा है, आपने पढ़ाई कर रखी है, उसको मेंशन करें। आपने एमबीए कर रखा तो उसको पहले कराएं, या आपने बीए ऑनर्स इंग्लिश या इकोनॉमिक्स कर रखा है, एमए सोशियोलॉजी कर रखा है, उसको पहले मेंशन करें। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है और इंडियन आर्मी से इंटीग्रेटेड एमओडी से जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपको जो है इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला है, तो उसी को सबसे पहले मेंशन करें। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। इतना चीज मैंने आपको बता दिया। और जो है उसके बाद आप अचीवमेंट्स को मेंशन करें, यानी कि आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है। अगर आप सेना मेडल हैं तो सेना मेडल को मेंशन करें। अगर आप साइटेशन आपके पास है तो साइटेशन को मेंशन करें। और अगर आपने गेम्स में वेलन कर रखा है तो उसको करें। अगर आप पैरा ट्रूपर हैं, पैरा कमांडो हैं, तो पैरा ट्रूपर में पैरा जंपिंग के जो है आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे, उन रिकॉर्ड्स को मेंशन करें। अगर आपने इंडियन आर्मी के अंदर इन्फेंट्री बटालियन के अंदर आपने हवास कोर्स करने की तरह हवास में अगर आपने काम किया हो, या आप जो ट्रैकिंग होते हैं, जो ट्रैकिंग वाले होते हैं, उन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत चले जाते हैं, उनके इंस्ट्रक्टर बनते हैं, तो वहाँ पर अचीवमेंट्स आपका कहलाता है, उसको आपने मेंशन करना है। गेम्स के अंतर्गत आपने अच्छा किया तो गेम्स को मेंशन करना है। ये सारे आपके अचीवमेंट्स, अवार्ड एंड अचीवमेंट्स में आता है, इसको आपने मेंशन करना है। शॉर्ट वर्जन में आपने निकला, यानी कि एक पेज में A4 साइज में ये सारा सब कुछ आना चाहिए। इस प्रकार से आपने मेंशन करना है। जो चीज़ मांगा गया है वही चीज़ करना है। अगर आप हर जगह भेज रहे हैं रिज्यूमे को, जगह जगह वेबसाइट में भेज रहे हैं, जगह जगह कंपनी में भेज रहे हैं, तो आपने जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस प्रकार से करना है। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज इनहांस है, अगर आपने प्रिपरेशन किया हो, किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया हो, तो आपको अगर ज़्यादा पता है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जितना मैंने सीखा है मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों का, जितना मैंने किया है उस चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। और आपके बात मैंने जैसे कि आपको बता दिया, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। और नंबर दूसरा, रिज्यूमे के अंतर्गत आपका डेटा पूछा जाता है केवल, और आपके फादर, मदर और वाइफ, इन बच्चों, इनका डेटा रिज्यूमे के अंदर देने की जरूरत नहीं है। मांगा गया है तभी देना है, अदरवाइज नहीं मांगा है तो रिज्यूमे के अंतर्गत इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वाइफ का नाम लिखने की, माता पिता बच्चे, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। आपके डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं होती है। आपका जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उससे पता कर लेंगे, यानी कि उनको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया है। और जब भी आप रिज्यूमे अगर किसी कंपनी में अगर करते हैं तो उसको आप मेल करते हैं, तो रिज्यूमे को सबसे पहले आप जब टाइप कर रहे हैं, जब बना रहे हैं, तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और पीडीएफ फॉर्मेट में उसको मेल भेजें कंपनी को, या आपकी जो वेबसाइट पे जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको मेल में
आप उसको PDF फॉर्म में उसको मेल सबमिट करें। और जब भी आप मेल सबमिट करते हैं तो आपको एक मेल बॉडी साथ में बनानी। जब भी आप मेल करते हैं तो टू करके लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, नीचे मेल बॉडी के लिए जगह दी जाती है। जब मेल करते हैं तो मेल बॉडी में आपने डियर रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम करके नीचे जो है आपका सब्जेक्ट जो है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसमें आपने उसको इंक्लूड करना है मेल बॉडी में। और कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जब भी आप अप्लाई करते हैं रिज्यूमे के लिए तो उसके लिए साथ में कवर लेटर भी मांगते हैं। तो कवर लेटर में भी आपने इन चीज़ों का मेंशन करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, साथ में आपके वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स को उसमें इंक्लूड करना है कवर लेटर में। और जब भी आप रिज्यूमे को मेल करते हैं तो साथ में आपके अगर लिंक्डइन के अंतर्गत आपकी ID बनी हुई है और आपने उसमें अपना पूरा डेटा भरा हुआ है तो लिंक्डइन के साथ अपने मेल को आप हाइपर लिंक कर सकते हैं और जिससे कंपनी वाले जो है देखेंगे कि आपके लिंक्डइन में जाके आपका डेटा वहां से भी देख सकते हैं। या आप सोशल मीडिया के अंतर्गत भी उनको हाइपर लिंक कर सकते हैं, या आप किसी वेबसाइट के साथ भी आपकी पर्सनल कोई वेबसाइट है या आप काम कर रहे हैं किसी चीज में तो उसके साथ भी हाइपर लिंक उसको कर सकते हैं। इतना चीज मैंने आपको बता दिया है। और डिक्लेरेशन और मेल आईडी का बताना चाहता हूं कि मेल आईडी जब भी आप बताएं, जैसे मेरा नाम हीरा है तो हीरा परिहार जैसे मेरा नाम है तो हीरा परिहार साथ में आना चाहिए। तो आपको एक प्रकार से एक प्रोफेशनल मेल आईडी बनाना है। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम हीरा है तो मैं लिख देता हूँ हरी डॉन, हरी परी, ऐसे कुछ नाम अटपटा जैसा बना देता हूँ। तो इस प्रकार से नहीं बनाना है जिससे जो है उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है और आप पर भी गलत रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता हो। इस प्रकार की कार्रवाई आपने नहीं करनी है। ये चीज मैंने आपको बता दिया है। साइन करने की जो कोई भी सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। आपको फोटो खींच के सिग्नेचर भेजो, ये करो, सब करो, ये सब चीजें की आपको जरूरत रिज्यूमे में नहीं होती है। तो ये सब चीज मैंने आपको बता दिया है। अब हम जानेंगे मेरे दोस्तों कि रिज्यूमे को किस प्रकार से बनाया जाता है। रिज्यूमे के जार में मैंने बहुत सारे फौजी बंधु को देखा बाजार से रिज्यूमे को टाइप करते हैं, तो कि रिज्यूमे के अंदर जाता है इनहांस नॉलेज, यदि बाजार में बायोडाटा बना के देते रहे टाइप करके, जैसे वो होता है ना, वो शादी ब्याह में होता है बायोडाटा में होता है, किसी का रिश्ता आता है तो बायोडाटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये वाली कार्रवाई नहीं करनी है। किसी की आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर एक रिज्यूमे तैयार करना चाहिए। आप अपने रिज्यूमे को खुद तैयार कर सकते हैं। आजकल बने बुने टेम्पलेट होते हैं, आपने सिर्फ उसमें टाइप करना है, सिर्फ अंग्रेजी को समझना है और उसके बाद आपने करते चले जाना है। और आपने उसमें मेंशन करना है कई सारे ऐप्स हैं जिसमें आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी इसको कर सकते हैं। आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों कार्रवाई को आप खुद कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। मैं एक सॉफ्टवेयर लूंगा, कैनवा का सॉफ्टवेयर, हालांकि ये पेड सॉफ्टवेयर है और फ्री भी सॉफ्टवेयर है। आप फ्री में भी इसको काम कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट आपको इसमें फ्री में मिल जाते हैं। सिर्फ आपने उसमें चेंज करना है, बस हो गया। अंग्रेजी को चेंज करना है और थोड़ा ऊपर नीचे करना है। और ये पेड है। अगर प्रो टेम्पलेट होते हैं, जो अच्छे टेम्पलेट होते हैं जिसमें अच्छी जानकारी होती है, तो वहां पर जो है आप जो है प्रो में भी कर सकते हैं, लेकिन वो पेड होता है, उसमें पैसा लगता है। आप फ्री से भी काम चला सकते हैं, कोई ऐसा जरूरत नहीं है, उसमें भी बहुत बढ़िया होता है। हम समझते हैं, एक बार देखते हैं कि मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों मैं आ गया हूं सीधे। अब आप देखें मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में, देखा कंप्यूटर स्क्रीन में देखें, सीधे मैंने ये गूगल क्रोम में आपने टाइप करना है। कैनवा से आप कर सकते हैं। मैं आपको कैनवा से समझा रहा हूं। तो कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप कर सकते हैं। गूगल में मैंने टाइप किया कैनवा और इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको दिख रहा हूं, ऊपर सर्च बटन आएगा, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। मैं CV सर्च कर देता हूं। इसमें CV या रिज्यूमे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपके सामने CV टाइप करते ही CV के पूरे फॉर्मेट इसमें आगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरे टेम्पलेट इस प्रकार से बने हुए हैं। आपने सिर्फ एक नॉर्मल सा टेम्पलेट लेना है, हॉज पॉज वाला टेम्पलेट नहीं लेना जिसमें कलर ग्रेडिंग हो, बहुत सारा कलर बना हो, तो जिससे आंखों में गलत इफेक्ट पड़े और आप पर भी इससे गलत इफेक्ट पड़ सकता है। आप चाहते क्या है उस प्रकार से वो कंपनी वाले समझ सकते हैं। तो आपने हॉज पॉज नहीं बनाना है, इन चीजों को नॉर्मल बनाना है, सिंपल बनाना है। किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो फौजी वाले बंदे होते हैं वो किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली अपनी जॉब के लिए, यानी कि कोई ऐसा आपने शादी ब्याह का कार्ड बनाना है, ग्राफिक डिजाइनर बनना है या ऐसा इस प्रकार से बनना है, तो ये सब चीजों की आपको जरूरत नहीं है।
आपको अपने प्रोफेशनल के हिसाब से अपना टेम्पलेट जो आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आपने करना है। तो इस प्रकार से एक टेम्पलेट देख लिया आपने, इसमें क्लिक करोगे जैसे जैसे मैंने इसमें क्लिक कर रहा है आपने सामने आ रहा है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो कस्टमाइज में जाएंगे तो कस्टमाइज या आप इसको सिंपल तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इसने फोटो डाल रखा, ऊपर ये डाल रखा, मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं, आपको दिख नहीं रहा। तो इस प्रकार से ये देखा है बेजमान साहा, तो इस प्रकार से इन्होंने डाल रखा है वर्क एक्सपीरियंस सिस्टम और ये एजुकेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ इसने डाल रखे हैं। तो मैं आपको देखता हूं कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी होती है जिससे हमको बहुत बड़ा देखने वाला बोर हो जाता है। मैंने जैसे कि एक सामने ले लिया, मैंने हरीश सिंह का बना लिया। मैंने हरीश सिंह, मैंने कोई हवलदार हरीश है उसका मैं बना रहा हूं आपके सामने। लिखना कैसे है एक एग्जाम्पल के तरफ में, आप अपनी इंग्लिश को अपनी अच्छी तरह से, जितना अच्छी आपको अंग्रेजी आती है, एयरफोर्स और नेवी वालों को तो बहुत अच्छी आती है, इवन इंडियन आर्मी के भी आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे जवान आजकल फौज में आ रहे हैं और पढ़ चुके हैं, सबको पता है, सिग्नल वाले अच्छे अंग्रेजी जानते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आपको पता हो। आपके सामने एक फोटो दिख रहा है पीछे, फोटो का सेव, तो ऐसे ही फोटो आपने यहाँ से अपलोड करोगे साइट में, ये बाएं साइड एक अपलोड ऑप्शन आता है, तो अपलोड करके आपने जहाँ फोटो डाल रखी है डेस्कटॉप में, आप अपनी फोटो को ले लें और ओपन करके इंपोर्ट करके फोटो आप अपलोड करते हैं, हमने फोटो आ जाएगी। तो मैंने फोटो ऑलरेडी ले ली और इसमें इधर क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगा फोटो। तो फोटो ऑलरेडी मैंने ले ली इधर से। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ओके, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। आप ये मैंने फोटो डाली, फोटो मैंने खाली दिखाने के लिए आपको नॉर्मल सा मैंने एक बना रखा है। आप अच्छा बना सकते हैं अच्छे फोटो, बैकग्राउंड आप नीला रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं और व्हाइट भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। और सबसे पहले आपने इस प्रकार से अपने नेम को मेंशन करना, हाईलाइट करना नेम को। आप इंडियन आर्मी एक्स सर्विसमैन नहीं लिखना है, एक्स मैन नहीं लिखना है। पहले अंग्रेजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिटायर्ड या आपने रिटायर्ड सोल्जर और इस प्रकार से नहीं लिखना है। अंग्रेजी की जो भाषा होती है इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। बहुत सारों को देखता हूं मैं एक्स मैन लिख देते हैं या एक्स सर्विसमैन लिख देते हैं, इस प्रकार से नहीं लिखना। प्रॉपर तरीके से वेटरन लिखना। आप एक वेटरन है तो वेटरन ही लिखना है, इंडियन आर्मी वेटरन, एक्स सोल्जर नहीं लिखना है। एक्स सोल्जर कहीं पर नहीं होता यार, एक्स सर्विसमैन लिखा गया है लेकिन वो वेटरन है सब, तो वेटरन करना है, ठीक है ना। तो एक्स ऑफिसर तो नहीं बोलते, जो ऑफिसर होते हैं वो एक्स ऑफिसर बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, या तो वेटरन बोलते हैं या वो अपना रैंक लगाते हैं, रिटायर्ड लगाते हैं बीच में बैग। तो इस प्रकार से आपने इसको सुधारना है, ठीक है ना। और उस प्रकार से जैसे आप बाएं साइड जाए तो मैंने जैसे बना रखा है कॉलम में फोन का सिग्नल बना रखा है, ऐसे ही आप सिग्नल बना सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं, सॉरी। और अपने कॉन्टैक्ट नंबर को पक्का इसमें मेंशन करना है। नीचे आपने मेल को मेंशन करना है, जैसे एग्जांपल के आप मैं जैसे लिख लूँ कोई हीरा.परिहार समथिंग, ये जो है मेरा मेल आईडी हो गया, वैसे आपने लिखना है। अगर आपका लिंक्डइन की आईडी है तो उसको मेंशन करना है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। आपके वेबसाइट है तो वेबसाइट को कर सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग आपने अगर बना रखा है, ब्लॉग में अगर काम कर रहे हैं, राइटिंग का काम कर रहे हैं ब्लॉग में, तो राइटिंग कर रहे हैं तो उसको भी आप हाइपर लिंक कर सकते हैं या उसकी आईडी इसमें डाल सकते हैं, वेबसाइट का वो डाल सकते हैं। और आपने एक चीज को यहाँ पर देख देंगे, अपना पूरा एड्रेस नहीं लिख देना है। बहुत सारों को देखता हूँ कि रिज्यूमे में पूरा एड्रेस लिखते हैं, रिज्यूमे में पूरा एड्रेस कभी लिखने की जरूरत नहीं है यार। आप विलेज लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस लिखते हैं, फिर पिन कोड लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, स्टेट लिखते हैं, ये सब चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है रिज्यूमे के अंदर। आपको सिर्फ अपनी सिटी डालनी है, अपना पिन कोड डाल देना है, दैट्स ऑल। तो ठीक है ना। और उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस को सबसे पहले मेंशन करना है। इंडियन आर्मी हवलदार है जो कि जनवरी 2005 में भर्ती हुआ था, 2000 जनवरी 25 में वो रिटायर आ चुका है। डेट जरूरी मेंशन करने की जरूरत नहीं। जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको पूछ लेगा कब से कब तक है, तो आपने नॉर्मली शॉर्ट तरीके से लिखना, जनवरी 2005 से लेकर जनवरी 2025 तक मैं रिटायर हो गया। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, मेरे को खुद ही आंख नहीं देख रहे, मैंने चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया। तो इसमें मैंने लिख रखा है वर्कड इन इंडियन आर्मी फॉर 15 ईयर्स एज ए हवलदार, यानी कि मैंने एज ए हवलदार जो है 15 साल मैंने सेना में सर्विस कर रखी है। सर्व्ड इन वेरियस इंडियन आर्मी एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जो हवलदार का मैंने इसमें ले रखा है, हवलदार इन्फेंट्री बटालियन का मैंने ले रखा। आप सिग्नल के हैं तो जो आपका ट्रेड है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर जो सैफ है, सैफ भी इसको बना सकता है।
जिसने ऑफिसर मेस में काम कर रखा है, जो अच्छे जो स्पेशल कुक स्पेशल शेफ होते हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े होटलों में वो अप्लाई कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना CV बना सकते हैं। और EME वाले जो टेक्निकल वाले हैं वो अपने हिसाब से भी वो बना सकते हैं। नॉर्मल सिर्फ से एक अंदाजा लगाने के लिए, मोटा मोटा अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मिस्टेक होती तो आप खुद ही नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना, या आपका डाउट होता है फिर नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। Served in various Indian army established where the strength of the people was 100 to 500 to 2000। मैंने मेंशन कर रखा है कि हवलदार जो होता है 100 लोगों को कमांड करता है। कंपनी के अंदर 140-42 की नफरी होती है, उन सबको कमांड करता है कंपनी का हवलदार। और अगर वो RHM बन जाता है तो रेजिमेंटल हवलदार मेजर बन जाता है, या इन्फेंट्री बटालियन के अंतर्गत तो CHM का THM बन जाता है या कुछ बन जाता है, तो वो पूर्व को उसमें मेंशन करता है। अगर वो किसी उसमें क्या बोलते हैं बड़े उसमें चले जाता है, ट्रांजिट जैसे, या बहुत बड़ी फौज जहाँ होती है वहाँ पर 4-4 हज़ार 2-2 3-3 हज़ार कहीं कोर्स में कैडर में जो है जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर 2-2 3-3 हज़ार की नफरी होती है। उन सबको मेंशन करना पड़ता है। उन सबका एक बॉस होता है जो THM होता है, और जो है वहीं से जो है वो सीटी मार के करता है और सबको कमांड करता है। उस हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं 500 तक के नफरी को आप मेंशन कर सकते हैं। और जितने एरिया का लोकेशन होता है, जितने एरिया में आपकी फौज होती है, मान लिया जाए 200 एकड़ में फौज फैली हुई, जहाँ पर जो इलाका कैंट इलाका है जहाँ की आपकी बटालियन की लोकेशन है, या आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर जो लोकेशन है वो 200 एकड़ 300 एकड़ में फैला होता है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत और द्योली खेत से लेके और वहाँ नौलखा तक पूरा एरिया फैला हुआ। मान लीजिए 500 एकड़ का इलाका है तो 500 एकड़ के इलाके में आपने इतने इलाके में आपने इतने लैंड में कमांड कर रखा है, इतनी आपको नॉलेज है, तो आपने इस मेंशन को करना है। जैसे मैंने इसमें लिखा सर्व्ड इन वेरियस इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश्ड वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल वाज 100 to 500 to 2000, सम देयर वर हैविंग द एरिया मोर देन 500 एकड़। फिर लिखा है मैंने विद 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल सोल्जरिंग अंडर इन कैलमेंट वेदर इज कैपेबल ऑफ गार्डिंग परमिसेस टू प्रोटेक्टेड आवर्स अडप्ट इन यूजिंग नंबर ऑफ वेपन्स। यानी कि आपने फौज में रहते हुए इन्फेंट्री बटालियन की बात करेंगे, बहुत सारे इन्फेंट्री बटालियन की जो है कई वेपन्स को आपने चला रखा है, उसको हैंडलिंग करना आता है, सब कुछ आता है आपको। उसके बाद सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आपको नॉलेज है, ठीक है ना। बड़े बड़े वेपन्स आपने चला रखे हैं, लेजर वेपन से लेके और नॉर्मल से लेके बड़े वेपन्स तक आपने चला रखे हैं। जो आर्मर्ड के हैं उन्होंने टैंक चला रखे हैं, तो टैंक्स को मेंशन करें। टैंक की जो आपकी बॉडी है, जो आपको नॉलेज है उसको मेंशन करें। अगर आप सिग्नल के हैं तो अगर साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है तो आपको साइबर सिक्योरिटी को इसमें मेंशन करते हुए उसी की अंग्रेजी बनाते हुए चले जाना है। और वैसे EME वाले हैं, व्हीकल मैकेनिक है, HMT है, तो उसी प्रकार से इन सब चीज़ों को आपने मेंशन करते हुए चले जाना है। और आगे बढ़ते हैं, ओवरसी स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉर मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन। इन चीज़ों को भी मेंशन करना है। जैसे मैंने इसमें लेकर जो एक इन्फेंट्री बटालियन का जो हवलदार होता है, अगर वो ट्रेनिंग में चले जाता है, सेंटर में चले गया, जब PTI बन गया या आपका सेक्शन कमांडर कोर्स किया तो वहाँ चले गया, या मऊ चले गया, तो किस प्रकार से आप बेलगाम चले गया कमांडो कोर्स किया, या CIGW किया तो वहाँ जलपाईगुड़ी साइड को चले गया, जो भी है आपके बैटल स्कूल में चले गया। तो ये सारी ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो आपको सभी इन चीज़ों का पता होता है, और उसी चीज़ को हमने इसमें मेंशन कर दिया। अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में तो वहाँ रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि आपकी जवानों की भर्ती होती है, जो रिक्रूटमेंट होती है, अग्निवीर की भर्ती हो रही है, उन सब चीज़ों को आप मेंशन करते हैं। उन चीज़ों का आपके पास वास्ट नॉलेज होता है, उन चीज़ों को आपने मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा बीइंग टीम लीडर विद मोर देन 100 to 200% अंडर कमांड फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस फॉर्म्स। कई फॉर्म में कई प्रकार से जो है आपने 100 से 200 300 400 में लोगों को जो है अंडर अपने कमांड के अंतर्गत जो है आपने कमांड किया है उतने लोगों को। वर्क एक्सपीरियंस इन नेचुरल डिजास्टर लाइक एवलांस, फ्लड एंड लैंडस्लाइडिंग, कोविड पेंडेमिक एंड इवैक्यूएट पीपल। आपने जो है कई बार फौजी बंदे जो रहते हैं, या बंगाल इंजीनियरिंग वाले स्पेशली मैं बात करता हूँ, जो बंगाल इंजीनियरिंग के हैं, जो नेचुरल डिजास्टर होता है, आप जब जाते हैं केरला साइड को बहुत बाढ़ आ जाती है, और वेस्ट बंगाल में जब बहुत सारी बाढ़ आती है, तो हमारी फौज जो है वहाँ पर काम करती है। इवन इन्फेंट्री बटालियन के सोल्जर भी उस पर काम करते हैं, और बंगाल इंजीनियरिंग वालों का बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ पर, कि वहाँ पर जो है बोट का जो है बहुत बड़ा रोल है, कि जो बोट वो बंगाल इंजीनियरिंग और उसमें साथ में इन्फेंट्री सोल्जर होते हैं। इवन जो नर्सिंग असिस्टेंट है आर्मी मेडिकल कोर के, वो भी वहाँ पर उसमें
होते हैं, इन सब चीज़ों को एयरफोर्स के भी साथ में होते हैं, तो उन चीज़ों का नॉलेज आपको है, तो इसको आपने करना है। एविलांस का आपको नॉलेज होता है, हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमको पता है एविलांस में जवान दब जाते हैं तो हमकी कौन कौन सी कार्रवाई करनी पड़ती है उनको इवैक्यूएट करने के लिए, उसको और किस प्रकार से उसको हेली आएगा तो उसको वहाँ भेजा जाएगा, ये सब कार्रवाई आपको पता है। उन चीज़ों को आपने मेंशन करना है। जब फ्लड आ जाता है तो क्या होता है, फ्लैश फ्लड, जब लैंडस्लाइड होता है तो तब क्या करता है, तो इन सब चीज़ों का नॉलेज हमको होता है। हजार्ड मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इन चीज़ों का हमको पता होता है। आग लग गई तो हमें कौन कौन से फायर इक्विपमेंट का प्रयोग करना है, आपके सामने पीछे दिख रहा फौजियों फायर लखा ना मैंने फायर वाला, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है करके, उन चीजों का आपने मेंशन करना है। कम्युनिकेशन विद पीपल इन डिस्टर्बिंग एरियाज, आप जब भी डिस्टर्बिंग एरियाज होते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में हो या CICT काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में हो या काउंटर टेररिज्म वाले इलाके में हो, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और अपना नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में, जहाँ भी आप जो होते हैं तो आपको पता होता है कि डिस्टर्बिंग एरियाज में सिविलियंस से किस प्रकार से मुख्तलिफ हुआ जाता है, किस प्रकार से बातचीत की जाती है जिससे कोई भी विद्रोह ना हो, कोई प्रकार का विरोध ना हो। तो आपको मैन हैंडलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आती है, सिविलियन से बात करने का तरीका भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है और इसको आपने मेंशन करना है। आपने फिर मैंने लिखा है टैकल द सिचुएशन इन दोज एरियाज वेयर नो फैसिलिटी इन हार्डेस्ट सर्कमस्टेंसेस परफॉर्म्ड बाय ड्यूटीज वेल, यानी कि आप जो इन्फेंट्री का सोल्जर होता है वो किसी भी परिस्थिति में जो है अपने आप को ढाल लेता है, किसी भी परिस्थिति में वो ड्यूटी दे देता है, चाहे आग लगी हो तो करेगा, बरसात लगी हो करेगा, बाढ़ आ गई हो तब भी करेगा, खाना न मिल रहा हो तब भी करेगा, 3-4 दिन तक भूखे रख गए तो तब भी वो सैनिक है और तब भी वो काम करेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर आपने कंप्यूटर की कोई ड्यूटी कर रखी है, खासतौर पे जो इन्फेंट्री के सोल्जर हैं जो या सिग्नल के हैं तो उनमें जो है कंप्यूटर कोर्स होता है फौज में भी, और अपना जो है वो सारे काम जो है कंप्यूटर के जवानी करते हैं जो कि इन्फेंट्री का सोल्जर होता है, तो उनको आपको वेब डेवलपमेंट, LAN, HTML ये सब चीज़ सिखाया जाता है। एडवांस कंप्यूटर और एडवांस एक्सेल सिखाया जाता है, यानी कि फौज में अभी मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना नहीं हो रहा है। आप घर आके रिटायर आके जो है एडवांस एक्सेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को सीख सकते हैं, जबकि एक्सेल के फॉर्म में जो है एडवांस एक्सेल में आपको इसको सीख सकते हैं, जो कि 1 महीने में अगर आपने कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको है, आपने एक्सेल में काम कर रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को भी आप आराम से प्रॉपर्ली सीख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने जैसा लिखा है कि कंप्यूटर ऑपरेटेड ड्यूटीज मनी एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग माय सर्विस, और आपने स्टोर कीपर की बहुत सारी ड्यूटीज करी हो सकती है तो स्टोर कीपर को आपको मेंशन करना है। क्वार्टर मास्टर का रोल होता है, क्वार्टर मास्टर अगर आपने हैं तो क्यूएमएन कोर्स को इसमें आपने अप्लाई करना है। क्यूएमएन कोर्स का जो कि आपके कोर्स एंड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में उसको मेंशन करना है, और क्यूएमएन की आपकी जो कैपेबिलिटीज है, जो आपके पास ये क्षमता है उसको इसमें वर्क एक्सपीरियंस में आपने मेंशन करना है। अगर आप कोई PRI क्लर्क है, PRI में क्लर्क है, कोई क्लर्कल डिपार्टमेंट है, अगर उसको अकाउंट्स का बहुत सारा नॉलेज है, या आपने CSD के अंतर्गत आपने CSD NCO के तौर पर अगर आपने काम कर रहा है तो आपको अकाउंट्स का बहुत ही नॉलेज हो जाता है, अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो अकाउंट्स में आपने उसको मेंशन करना है। पे एंड अकाउंटेंट्स ड्यूटीज इन मनी एस्टैब्लिशमेंट, आपने क्लर्कल ड्यूटीज कर रखी है तो क्लर्कल ड्यूटीज को मेंशन करना है ताकि पता लगे कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। बात करते हैं और भी चीज आप मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स से मैंने दूसरा पार्ट ले रखा है, स्किल्स को मेंशन करना, जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं आपको उसी प्रकार से आपने करना है, या और अच्छा भी आप बना सकते हैं। स्किल्स की बात करते हैं, ऑल सिक्योरिटी एंड मैन पावर मैनेजमेंट, जैसे कि इन्फेंट्री सोल्जर की मैं लेकर चल रहा हूँ, हवलदार को लेकर चल रहा हूँ नॉर्मली, तो ऑल सिक्योरिटी एंड मैन पावर मैनेजमेंट, इनकी जो हवलदार है उसको मैन पावर का मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरह से आता है। वो चाहे तो 200 चाहे तो 500 पूरी बटालियन को, ट्रेनिंग सेंटर में अगर है तो वहाँ 2-3 हज़ार का होता है रोल, 5-5 हज़ार का रोल होता है जहाँ कहीं पर, तो उन सबको मैनेज कर ही लेता है। फायर सेफ्टी का आपको पता है फौजी में हर बार जो है फायर अलार्म लग जाता है, फायर सेफ्टी का बहुत ट्रेनिंग होती है, इवन कोर्सेज भी होते हैं फौज के अंदर फायर सेफ्टी के, अगर आपने कर रखा है तो स्किल्स में उसको मेंशन करना है। टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, टीम बिल्डिंग का जो है लीडरशिप की भावना जो है सेक्शन कमांडर जब भी आप करते हैं, हवलदार बनते हैं या आपके जेसीओ आप बनते हैं तो टीम बिल्डिंग और लीडरशिप आपको पढ़ाई जाती है, बरेली में कोर्स होता है, तो ये आपको सब चीज़ पढ़ाया जाता है जो आपको इसमें मेंशन करना है।
ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन को किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है। ऑपरेशन मतलब यानी कि लड़ाई में युद्ध करना, तो ऑपरेशन मतलब जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं उन सारे ऑपरेशन, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका ऑपरेशन का मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का परिभाषा वही होती है, ह्यूमन रिसोर्स में सब कुछ आ जाता है, वो भी आपने मैनेज करना है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि आप नीचे वाले जवानों से किस प्रकार बिहेव कर रहे हैं। अगर बाई चांस अगर आप हवलदार हैं, सीएचएम है, तो आप किसी के साथ भाईबंदी तो नहीं कर ले रहे। आपके जूनियर जो है किस प्रकार से उसको आप टैकल कर रहे हैं जूनियर को। जूनियर अगर क्रोधित हो रहा है तो आप उसको किस प्रकार से ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप सीनियर से किस तरह से पेश कर रहे हैं, ये सब चीज़ जो है एचआर मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट है हैंडलिंग प्रेशर इन सिचुएशन। बहुत सारा सीनियर का अगर प्रेशर आ गया है, कंपनी में बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि टाइम को किस प्रकार से मैनेज करेंगे। इतने समय में आपको काम दिया गया है तो उस समय में आपको काम करना ही करना है। अगर आप लेट करेंगे तो कंपनी हमको निकाल देगी। तो इन चीज़ों को भी मैनेज करना है। और आपको जो है अगर आप हवलदार हैं तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर या असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर से और कई तरीके से सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉनिटरिंग और जो फौजी बंदे होते हैं, जो आपके जो सिक्योरिटी जो आरपी ड्यूटी में लगे रहते हैं, इवन जो जवान होते हैं, तो सिक्योरिटी के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सब चीज़ों को चलाने का जो है उनको अनुभव होता है। जो फिजिकल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी उनको मॉनिटर करने का होता है। फौजी जवान को जो है सारी सिक्योरिटी के पता होता है। जो पाइनर प्लाटून में होते हैं उनको यहाँ तक उनको जो है यहाँ पर माइन फील्ड कहाँ पर है ये भी बताया जाता है। इक्विपमेंट होता है उनके चलाने के लिए सब पता होता है उनको। तो ये चीज़ को आपने मेंशन करना है, ठीक है ना। मैंने जैसे लिखा मॉनिटरिंग ऑफ सिक्योरिटी एस्पेक्ट टेक्निकल फिजिकल सिक्योरिटी। और स्टोर कीपिंग, अगर आप स्टोर कीपर हैं, जैसे मैंने बताया कोई जवान है वो स्टोर कीपर होता है, हवलदार स्टोर कीपर नहीं होगा, क्यूमन होगा। और राशन स्टोर में होगा, अगर आप जेसीओ हैं तो बटालियन का राशन स्टोर उसका हेड होगा। जो क्या बोलते हैं सप्लाई के हैं तो उनका सप्लाई का पूरा वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस मैनेजर का लिए अप्लाई कर सकता है, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। वही चीज़ जो है इन्फेंट्री बटालियन के अंतर्गत भी होता है। हमारा बटालियन स्टोर का जो है पूरा जेसीओ होता है, वही बटालियन एनसीओ होता है, बटालियन स्टोर का एनसीओ होता है। तो इन सब चीज़ों को वही वहाँ क्वार्टर मास्टर भी होता है। तो इन सब चीज़ों को आपने मेंशन करना है। स्टोर कीपिंग और टेक्निकल सिग्नल स्टोर, एम्प्टी स्टोर, जनरल स्टोर, राशन स्टोर, सीएसडी स्टोर। सीएसडी स्टोर का मैनेजमेंट और उसका अकाउंट्स एनसीओ रहे होंगे आप। और स्मॉल आर्म्स से रिपेयरिंग, और अगर आप पोत एनसीओ रहे इनकी आर्म्स और एम्यूनिशन का आपने चार्ज लिया, उसका चार्ज पूरा एम्यूनिशन का चार्ज जो है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कोत एनसीओ। खासतौर पे जो है जो हमारी आज के दिन में जो है भारत सरकार जो है यहाँ पर जिस प्रकार से काम कर रही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है यहाँ पर वेपन्स ऑफ इंडिया में बन रहे हैं, तो उसमें कंपनी में भी, प्राइवेट कंपनी में बहुत सारों को इन चीज़ों का अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं। अब आप यहाँ आएंगे, हम थर्ड कॉलम में एजुकेशन में आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो आपकी हायर एजुकेशन है उसको सबसे पहले आपने मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि आपने छोटे एजुकेशन पहले मेंशन करी, पहले ऊपर से चलना है। जैसे मैंने लिख रखा है इसमें एमए सोशियोलॉजी फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी 2020 विद 65%। परसेंटेज को आपने मेंशन करना है, ईयर और परसेंटेज मेंशन करना है, शॉर्ट में लिखना है। और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम इग्नू 2015 में 62% के साथ। और इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन अगर आपने नहीं कर रखा तो जो मैंने एक ऑप्शन रखा है कि आपने हाई स्कूल पास है और फौज में जो है उनको ग्रेजुएशन का जो है इक्विवेलेंट जो है सर्टिफिकेट मिलता है जब आप रिटायर आते हैं। तो उन चीज़ों को आपने लिखना है, इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडियन आर्मी MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जब आप हुए 2025 में, जब भी आप रिटायर होते तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने नहीं कर रखा तो उसको मेंशन करना है। 12th फ्रॉम उत्तराखंड बोर्ड 2004 विद 64% और 10th फ्रॉम उत्तराखंड बोर्ड 2002 विद 61%। तो इस प्रकार से आपने करना है। हायर एजुकेशन को पहले आपने मेंशन करना। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिग्नल वाले हैं उनके पास AICT का डिप्लोमा होता है, और टेक्निकल EME वाले हैं उनके पास भी होता है, और बंगाल इंजीनियरिंग वालों के पास भी डिप्लोमा होते हैं, उनको भी आपने मेंशन करना है। वही क्या बोलते हैं मद्रास इंजीनियरिंग वालों के पास भी होता है, बॉम्बे इंजीनियरिंग। तो उन चीज़ों को भी आपने मेंशन करना, उस चीज़ों को भी आपने मेंशन करना। वही एयरफोर्स और नेवी वालों ने भी इसी प्रकार से डिप्लोमा और उसको पहले मेंशन करना है, ठीक है ना, जो कि वो अप्रूव होता है, उसका पैसा भी मिलता है आपको।
अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट कोर्स में। तो फिर उसके बाद आपने सर्टिफिकेट में आना है, जो आपने कमांडो, जो इन्फेंट्री सोल्जर को लेके चल रहा हूं मैं, जो हवलदार है उसने कमांडो कोर्स कर रखा है तो उसको कमांडो कोर्स उसमें लिखना है इंडियन आर्मी के साथ। अगर आपने CIGW का कोर्स कर रखा है, काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर का कोर्स कर रखा है तो उसको मेंशन करना है। और आपने सेक्शन कमांडर कोर्स कर रखा है तो उसको भी मेंशन करना है। अगर आपने क्यूमन कोर्स कर रखा है उसको मेंशन करना है। अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई डिप्लोमा ले रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, उसको मेंशन करना है। और अगर आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में कोई आपने कोर्स सर्टिफिकेट पा रखे, रिटायरमेंट होते रिसेटलमेंट कोर्स जब आपने किया तो उसको मेंशन करना है। और सिक्योरिटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कि इंडियन आर्मी देती है रिटायर आने वक्त तो उसको मेंशन करना है। और उसी प्रकार से सिक्योरिटी ऑफिसर का कोई कोर्स अगर आप रिटायरमेंट देने वक्त आपको आपका कमांडिंग ऑफिसर दे रहा है तो उसको आपने मेंशन करना है। और टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कि फौज देती है सभी को। और सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर इंडियन आर्मी अगर आपको दे रही है या रिसेटलमेंट आपने कर रखा है तो उसको मेंशन करना है। फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग अगर आपने फौज में रहते रहते ये कोर्स कर रखे हैं तो उसको मेंशन करना है। और बेसिक फेस्टिवल अगर आपने BFNA का कोर्स कर रखा है तो उसको मेंशन करना है। और अगर आपने सर्टिफिकेट, जो फौजी बंदे होते हैं बहुत सारे जो होते हैं वो अपने सेल में काम करते हैं कंप्यूटर उसमें, तो इन सब चीज़ों की जानकारी होती है तो एडवांस कंप्यूटर उसको मेंशन करना है। और सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवांस एक्सेल के जो है आपने उसमें मेंशन करना है। इतना है कि फौज में मेरे ख्याल से अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना रोल नहीं हुआ, क्योंकि फौज में नॉर्मली जो है प्रेजेंटेशन का रोल होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब भी आप रिटायर आए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को एडवांस एक्सेल के साथ सीखना शुरू करें, जो कि 1 महीने के अंतर्गत आपने एडवांस बेस कंप्यूटर और ये सब चीज आपने सीखा है और एडवांस एक्सेल आपने सीखा है तो 1 महीने में ही आप AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी आप कोर्स इसको कर सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं होती है, मेरे ख्याल से आप सीख जाएंगे। अब बात करते हैं करियर ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से करियर के लिए आप अप्लाई करते हैं। अगर बाई चांस आप कंटिन्यू हर जगह भेज रहे हैं, अपने रिज्यूमे को भेज रहे हैं, तो उसमें जो है आप लिख सकते हैं कि मैं टू वर्क, मैं अगर हवलदार को लेके चलूँ या सिपाही से हवलदार, नायक से लेके हवलदार तक लेके चल रहा हूँ मैं, उसी प्रकार जेसीओ का अलग बनेगा क्योंकि ऊपर का हो जाता है न, वैसी प्रकार ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का अलग बनेगा, उनका अलग दायरा आ जाता है। और वही जो है EME का टेक्निकल वाला हो तो उसका अलग होगा, सिग्नल का अलग होगा, और एयरफोर्स और नेवी वालों का अलग अलग से होगा। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है अलग अलग से होंगे। मैं सिपाही टू हवलदार चल रहा हूँ, इन्फेंट्री बटालियन। टू वर्क is an organization where my technical skills, leadership qualities and experience can be optimally utilized for a growth oriented company in HR management। यानी कि HR का काम वो कर सकता है और मैन पावर मैनेजमेंट कर सकता है, ऑफिस को मैनेजमेंट कर सकता है और बैंकिंग सेक्टर में कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, और आप जो मेंशन कर सकता है, या आप वेयर हाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लीड कुरियर मैनेजमेंट के लिए आप भी कर सकते हैं। बाईं तरफ देखते हैं, मेरे बाईं तरफ देखते हैं अवार्ड्स और अचीवमेंट्स को आपने पक्का मेंशन करना है, इसको भूलना नहीं। अगर आप सेना मेडल है तो सेना मेडल को मेंशन करना है, साइटेशन अगर आपके है तो मेंशन करना है, आपने जो 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल आपने ले रखे हो उसको मेंशन करना है, ऑपरेक्षक आपने किया, हाई एल्टीट्यूड है, CI ऑप्स में आपने काम कर रखा है, इन सब चीज़ों को आपने मेंशन करना है। गेम्स में आपने कौन कौन से अचीवमेंट्स कर रखे हैं, गेम्स को मेंशन करना है। और अगर आप कमांडो, अगर आप पैरा कमांडो हैं तो पैरा ट्रूपर, पैरा जंपिंग में आपने, या पैरा ट्रूपर हैं तो पैरा ट्रूपर, पैराग्लाइडिंग में कौन कौन सी आपने जंपिंग कर रखी है, उसके रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो उन सब चीज़ों को आपने इसमें मेंशन करना है। लाइसेंस की जो अथॉरिटी, अगर आपने गन का लाइसेंस ले रखा तो ऑल इंडिया गन लाइसेंस को इसमें मेंशन करना है, पिस्टल का लाइसेंस है तो उसको मेंशन करना ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि उससे आपको जॉब मिलेगी। आप PSO के लिए अगर अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए, तो इसमें इन चीज़ों को आपको मेंशन करना है जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, उसको भूलना नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि आपका जो है लाइट मोटर व्हीकल का है या HMV है, तो उन सब चीज़ों को आपने मेंशन करना है। जो ALS स्टालिन के ड्राइवर हैं, जो रिकवरी मैक है, इन सब चीज़ों को मेंशन करना है। और एक्सपर्टीज कौन कौन से, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी, वेयर हाउस मैनेजर, कौन कौन से आप चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपने मेंशन करना है। लैंग्वेज को आपने हिंदी और इंग्लिश लिखना है। ये अगर आप इंग्लिश हैं, जो आपके केरला साइड के हैं, वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज, जो वहाँ के लैंग्वेज है, तमिलनाडु, केरला, इस साइड वेस्ट बंगाल को हैं, तो आप जो है पहले आप जो है
अगर वहाँ के हैं तो पहले इंग्लिश को मेंशन करें और उसके बाद अपनी जो है लोकल लैंग्वेज को मेंशन या स्टेट लैंग्वेज को मेंशन करें जो आपकी मदर लैंग्वेज है, और वही वेस्ट बंगाल जो है मदर लैंग्वेज को इस प्रकार से मेंशन करें। तो दोस्तों इस प्रकार से था, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया है इस प्रकार से। और उसी प्रकार से अगर आप इसको सेव करना चाहते हो शेयर वाले बटन में जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ फॉर्म में पीडीएफ स्टैंडर्ड आ रहा है, तो पीडीएफ स्टैंडर्ड में इसको आप डाउनलोड करेंगे। पेज नंबर 1 मैंने डाउनलोड करना है, तो पेज नंबर 1 को मैंने डन कर दिया और डाउनलोड कर दिया, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड है और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उसी प्रकार से इसकी कार्रवाई करनी है आपने। तो एक बार कंप्यूटर में जाके देख लेता हूँ मैं ये डाउनलोड हुआ नहीं हुआ। दिस पीसी डाउनलोड फॉर्म में जाता हूँ, ये इधर पीडीएफ फॉर्म में आ गया और ये डाउनलोड हो गया मेरे पीडीएफ फॉर्म में। और इसमें आप जाके उस कार्रवाई जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से आपको इस प्रकार से इस कार्रवाई को कर लेना है। तो दोस्तों ये था अभी तक की जानकारी में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या आपको लगता है कि मुझे और रिज्यूमे बनाने चाहिए, सिग्नल के जो मेरे भाई हैं टेक्निकल वाले जो है चाहते हैं मेरा रिज्यूमे बना दें, तो मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से रिज्यूमे आप बना सकते हो। ईएमई वाले चाहते हैं कि टेक्निकल वाले व्हीकल मैकेनिक हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, और अगर आप चाहते हैं या वही जो है जो जेसीओ हमारे सूबेदार साहब हैं जो नायब सूबेदार ऑनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट है, डाउट हो रहा है कि रिज्यूमे किस प्रकार से बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में पिन करें, कमेंट्स में करें और आपको जरूर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप रिज्यूमे को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके बच्चे बड़े होंगे, आपके बच्चे भी ये रिज्यूमे को तैयार कर सकते हैं। आपकी वाइफ अगर पढ़ी लिखी है तो आपका रिज्यूमे आपकी वाइफ जो है प्रिपेयर कर सकती है। आप उनको बताते जाएंगे तो वो बताते चले जाएंगे, या मैं आपको कमेंट्स करके आप बताएं मेरे को आपको किस प्रकार से और रिज्यूमे चाहिए। हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी वेबसाइट में और कौन कौन सी जगह आप अपने रिज्यूमे को भेज सकते हैं और किस प्रकार से। और गवर्नमेंट जो है आज के दिन बहुत सारे ऐसे काम कर रही है, गवर्नमेंट भी जो है आजकल जॉब दे रही है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला रही है यहाँ पर भारत सरकार कई, और जॉब भी दे रही है जो कि ईपीओपी के अंदर मेंशन भी होता है। बाद में गवर्नमेंट इसको बाद में बताती कि हमने इतने लोगों को जॉब दी है, तो उसमें गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उसमें भी आप रिज्यूमे डाल सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा होता है, एक्स सर्विसमैन का कॉलम होता है, उसमें आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की मैं वीडियो बनाऊं तो उस प्रकार की मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से कार्रवाई होगी। दोस्तों अभी तक की जानकारी में अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का पूछें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी आप मिलिट्री फैमिली से पर्टेन करते हैं, बिलोंग करते हैं, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डीएससी, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक्स सर्विसमैन भाई भी और उनके फैमिली, उनके बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी केवल और केवल हमारे चैनल पर मिल पाती है आपको। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही और जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।